अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम तुम्हारा पाकिस्तान शायकान के साथ में मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर आमिर महमूद। नाज़रीन, आज हम एक बड़े ही पुरसकून और ख़ूबसूरत शहर डेरा गाज़ी ख़ान में मौजूद हैं और आज जो हमारे प्रोग्राम का मौजू है वो एक बहुत ही दिल की आम बीमारी है जो ख़ास तौर पर हमारी नौजवान नस्ल को ज़्यादा मुतासिर करती है और वो उसे हम एक्नी कहते हैं, जो कि सिर्फ लोगों में भी आती है और उम्र के दूसरे हिस्सों में भी आ सकती है और काफ़ी ज़्यादा मरीजों के अंदर तशवीश का बायस बनती है। और जिन एक्सपर्ट को हमने स्टूडियो में दावत दी है वो डॉक्टर मोहम्मद फारूक खान साहब हैं, कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट हैं अल्लामा इकबाल टीचिंग हॉस्पिटल डेरा गाज़ी ख़ान में, और प्राइवेट प्रैक्टिस डॉक्टर साहब जो हैं वो दोस्त प्लाजा निश्तर रोड मुल्तान में करते हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच। तो सबसे पहले तो सादा से अल्फाज में बताइएगा कि एक्नी होती क्या है और ये हमारे जिस्म के कौन कौन से हिस्सों को मुतासिर कर रही होती है। जो बेसिकली इन्फ्लेमेशन होती है पैरासिटिक यूनिट होता है जो हेयर्स का, उसमें हेयर फॉलिकल होता है, उसी ग्लैंड जहाँ से सीबम प्रोड्यूस होते हैं, जहाँ ऑयल प्रोड्यूस होता है, उसकी ब्लॉकेज होती है। बाकी बैक्टीरिया इफेक्ट कर सकते हैं वहाँ पे, तो फिर जो इन्फ्लेमेशन का रिस्पॉन्स होता है वो वहाँ डेड सेल आ जाते हैं, ब्लॉकेज हो जाती है ऊपर से ओपनिंग की, इस वजह से वहाँ पे स्वेलिंग इन्फ्लेमेशन हो जाती है। यानी कि वो जो हमारे तेल पैदा करने वाले जो मौजूद हैं उनकी जो वजह जिल्द के अंदर होती है वो ब्लॉक हो जाती है। हाँ जी, वो ब्लॉक हो जाती है, उनकी एक्सक्रीशन ज़्यादा हो जाती है ऊपर से, और वो जो तेल बना रहे हैं हाँ जी उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है तेल बनाने की। अच्छा। और ऊपर से वो ब्लॉक हो जाते हैं पोर्स ना। अच्छा, सुराख जो मसाम है वो बंद हो जाता है और तेल ज्यादा बनता है जी, जिसकी वजह से एक्नी की शिकल में ऊपर इन्फेक्शन मतलब बैक्टीरिया अटैक करते हैं तो उसमें इन्फेक्शन हो जाती है। तो डॉक्टर ये एक्नी जो है सिर्फ चेहरे के ऊपर ही होती है या जिस्म के दूसरे हिस्सों पर भी होती है? चेहरे पे भी होती है, बाकी चेस्ट पे बैक पे भी हो सकती है, ये मोस्ट कॉमन एरियाज है इसके, फेस बैक चेस्ट, बाकी कभी कभार आर्म पे भी हो सकती है, लेकिन मेन अच्छे से ज्यादातर छाती हो गई जी और चेहरा हो गया और पैर हो गई। अच्छा डॉक्टर साहब, इसकी क्लासिफिकेशन अगर हम करना चाहें तो तमाम एक्नी एक ही किस्म की होती हैं जैसे इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। ओके। जैसे मतलब वाइट हेड ब्लैक हेड भी कहते हैं, ओपन कॉम्बिनोन क्लोज कॉम्बिनोन कहते हैं। इसमें जो ओपनिंग होती है उसमें ब्लैक डॉट होते हैं, उसे हम ओपन कॉम्बिनोन कहते हैं। जो वाइट हेड्स होते हैं हम वो कहते हैं क्लोज कॉम्बिनोन। फिर उसके बाद माइल्ड मॉडरेट सीवियर के हिसाब से पेट्यूल बनते हैं, पेस्टूल होता है, फिर उससे बड़ा हो जाए तो पेट्यूल बन जाता है, सिस्ट बन सकती है मोर सीवियर फॉर्म में, उसमें इन्फेक्शन हो जाती है, फिर स्कारिंग हो सकती है। इसकी स्वीटी पीरियड्स है माइल्ड मॉडरेट सीवियर के हिसाब से ना। अच्छा जी ठीक है, यानी कि व्हाइट हेड ब्लैक हेड्स भी एक्नी की एक किस्म है। जी अच्छा, अब अगर हम इसकी वजूहात की तरफ देखना चाहें, जी समझना चाहें आपसे कि किन किन वजूहात की वजह से एक्नी हो जाती है, वो क्या होता है? इसमें मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं इन्वॉल्व। तो बेसिकली तो ये मतलब यूजुअल होते हैं, मतलब यंग एज में ज़्यादा होते हैं, 15 से 35 साल की एज में ज़्यादा है इसका, पहले भी हो सकते हैं बाद में भी आ सकते हैं, मोस्टली इस एज में ज़्यादा होते हैं 15 से 35 साल हाँ। बाकी जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं, कुछ फैमिलीज में रन कर रहे होते हैं उनमें फैमिली हिस्ट्री जेनेटिक लिंक्स होते हैं, उन लोग ब्लड प्रोडक्शन ज़्यादा होते हैं उनमें भी ज़्यादा रिस्क होता है एक्ने का। फिर इसके अलावा मतलब पर्सनल हाइजीन होते हैं, कॉस्मेटिक का यूज़ होता है, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, फिर बैक्टीरिया वेट कर सकते हैं, इससे मतलब अपनी एक्ने बैक्टीरिया है जो इस पर एक्ट करता है। फिर उसका डाइट हैबिट्स, इंसान की आयरन चीज़ें ज़्यादा ले रहा हो, फास्ट फूड ज़्यादा ले रहा हो, ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा हो, उनके इसमें ज़्यादा एक्ने हो सकते हैं। अच्छा, हमारे जो एनवायरनमेंट के जो फैक्टर्स हैं जी और दूसरा जो हमारा तर्ज ज़िंदगी है, जी इसमें कौन कौन से अवामिल हैं जिसकी वजह से एक्नी लोगों में ज़्यादा होना शुरू हो जाता है? जी मोस्टली तो ये हार्मोनल चेंजेस तो है, लाइफस्टाइल से इतना इफेक्ट नहीं है, लेकिन ये है कि वेट गेन करना, मतलब डाइट ऐसी लेना इसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा हो, जिससे शुगर लेवल काफ़ी रेज हो, फास्ट फूड्स और लिपिड्स की जो प्रोडक्ट्स हैं इन चीज़ों से ज़्यादा इफेक्ट होता है एक्ने का। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लोगों की जिल्द कुदरती तौर पर खुश्की की तरफ माइल होती है, कुछ की नॉर्मल होती है और कुछ की जिसे हम कहते हैं एक्नी प्रोन स्किन। जी वो ऑयली स्किन ज़्यादा जी। एक्ने प्रोन। तो ये एक्नी जो है वो ज़्यादा किस किस्म की जिल्द को? ज़्यादा ऑयली में तो किसी भी स्किन में हो सकते हैं, ज़्यादा मोस्टली ऑयली स्किन में होते हैं, जिनमें ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। नॉर्मल प्रोडक्शन तो हो ही नहीं होती है कि स्किन को मॉइस्ट रखने के लिए, बैरियर बनाने के लिए, स्किन को हाइड्रेट करने के लिए। उन लोगों में जब ज़्यादा हो जाती है हार्मोन के इन्फ्लुएंस से, जेनेटिक फैक्टर से, मल्टीपल फैक्टर से, तो उसी तरह एक्ने का रिस्क ज़्यादा। इसका मतलब है कि नॉर्मल जिल्द वाले और जिनकी जिल्द खुश्क रहती है उसमें एक्नी शायद कम हाँ उसमें कम कम हो सकते हैं, लेकिन कम रेशो। ओके। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इसमें आमतौर पर जो एक्नी सिर्फ देखने में बुरे लगते हैं या इसकी कोई मरीज को कोई अलामत भी महसूस हो रही है, तो खारिश वगैरह जैसा? नहीं, लामत भी होती है मोस्टली, अगर तो कॉस्मेटिक यूज करने से तो उसमें रीचिंग वगैरह भी हो सकती है रिएक्शन की वजह से, मतलब खारिश होगी, हाँ जी जलन होगी। हाँ जी खारिश, बर्निंग, पेन हो सकता है ज़्यादा से, मतलब बड़ा वाला इन्फेक्शन हो जाए तो उसमें पेन होगा। फिर बाद में लेटर होने ट्रीट ना की जाए तो उसमें स्कारिंग वगैरह हो सकती है, वो पेशेंट को इरिटेट कर सकती है। एक मेंटल भी स्ट्रेस होता है पेशेंट के फेस उसको
एंग्जाइटी होती है। अच्छा, मरीज जो है वो नफसियाती तौर पे भी बेचारा थोड़ा सा ना डिप्रेस्ड फील करता होगा कि चेहरे के ऊपर एक्ने निकले हुए हैं। लेकिन बाद स्टडीज में तो ये कहा है कि जो डिजीज है डायबिटीज, एस्थमा, एपिलेप्सी, बल्कि जो इस तरह की क्रोनिक डिजीजेज हैं जो उसमें स्ट्रेस लेवल होता है एक्ने का उससे ऑलमोस्ट इक्वल होता है कि बाद के समय उनसे भी ज़्यादा लोगों में पाया जाता है इसका स्ट्रेस। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने एक्ने स्कार्स का जिक्र किया, तो एक्ने स्कार्स कोई खतरनाक किस्म की चीज होती है, मतलब जिस्म के ऊपर या जिल्द के ऊपर निशान मुकम्मल मुस्तकिल तौर पर छोड़ जाती है? मोस्टली जब उसको ट्रीट ना किया जाए, मतलब या तो एक्ने को प्रोलॉन्ग ट्रीट ना किया जाए या इसको स्क्वीज किया जाए, उनको चिढ़ा जाए, उनको रब किया जाए तो उससे बन जाते हैं, या लॉन्ग टर्म रह रहे सीवियर फॉर्म में लगे नूडल बन गए, सिस्ट बन गए, फिर उसमें स्कारिंग हो जाती है इन्फेक्शन की वजह से और लॉन्ग रहने की वजह से ट्रीटमेंट ना किया जाए तो उसमें स्कारिंग के लिए फिर हमें तो पहले एक्ने कंट्रोल करना होता है। फिर जो जब एक्ने कंट्रोल हो जाए स्कारिंग के लिए मुख्तलिफ उसकी ट्रीटमेंट के वो हैं तरीके हैं। तो हम माइक्रोनीडलिंग कर सकते हैं, CO2 लेजर कर सकते हैं, PRP का ऑप्शन है और एक RF माइक्रोनीडलिंग होती है, रेडियो फ्रीक्वेंसी के साथ करते हैं माइक्रोनीडलिंग पे, केमिकल पील्स का ऑप्शन है, इस तरह के डिफरेंट उसके। अच्छा, रूटीन में जब कॉम्प्लिकेशन के बगैर किसी को एक्ने हो और आपके पास आता है तो उस वक्त आप क्या तरीका इलाज इख्तियार करते हैं? उसकी सिविलिटी के हिसाब से पहले तो माइल्ड फॉर्म में है एक्ने तो फिर तो हम बेसिकली टॉपिकल लगाने वाली चीजें हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं, क्रीम वगैरह, ऑइंटमेंट वगैरह। हां, जिसमें क्लिंडामाइसिन है, बेजाइथाइरोसाइड, कीटोनाइन है, इस तरह की लोग टॉपिकल तीन कॉम्बिनेशन के लोन एडवाइस करते हैं और साथ फेस वॉश वगैरह रेगुलर तो मोस्टली उसमें कवर हो जाते हैं माइल्ड फॉर्म में। लेकिन अगर थोड़ा सीवियर की तरफ जा रहे हैं, पीठ पस्ट्यूल जो रिजॉल्व ना हो रहे हैं तो उसमें वो एंटीबायोटिक देते हैं। पहले फर्स्ट लाइन डॉक्सीसाइक्लिन है, लेकिन वो हम जो एंटीबायोटिक लगाने वाली होती है, खाने वाली होती है? पहले लगाने वाली फर्क ना पड़ रहा हो या सीवियर फॉर्म में जा रहा हो माइल्ड मॉडरेट की तरफ जो रिजॉल्व ना हो रही तो फिर खाने की तरफ हम आते हैं। तो उसमें डॉक्सीसाइक्लिन फर्स्ट लाइन है हमारी। अभी कंट्राइंडिकेशन और कंट्राइंडिकेशन भी ये है कि प्रेगनेंसी चाइल्ड बेबी में ये नहीं देते, या पेशेंट अगर फीमेल है लैक्टेट कर रही है बच्चों को दूध पिला रही है तो फिर भी नहीं देते। अरे डॉक्टर साहब, हमारे सोशल मीडिया के उसके बाद फिर जिथ्रोमाइसिन का ऑप्शन है, प्रेगनेंसी है तो हम इसमें देते हैं जिथ्रोमाइसिन, और जो बहुत सीवियर फॉर्म में फिर हम आस्ट्रिप्टिनाइन देते हैं, वो प्रेगनेंसी में कंट्राइंडिकेटेड है, प्रेगनेंसी प्लान करने से 1 महीने पहले बंद करने होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे सोशल मीडिया पर आजकल स्किन केयर की बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स के इश्तिहार आ रहे होते हैं और उसमें कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि उसमें एक्नी के फेस वॉश होते हैं, एक्नी के क्रीम्स होती हैं, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे कि डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस तरह की मसनूआत इस्तेमाल करना मुनासिब होता है? नहीं, मेरा मशवरा यही है कि डॉक्टर की मशवरे की बेस्ट चीज़ें पालने की जाएंगे तो उनकी क्वालिटी का नहीं आएगा, दूसरा वो आपके स्किन के हिसाब से आपको पता नहीं शूट करेंगे या नहीं करेंगे, आपके डॉक्टर ने अपनी स्किन को मैनेज करने के स्किन के हिसाब से चीज़ें एडवाइस करेंगे, तो इसलिए बात करता सर उनके साइड इफेक्ट्स होते हैं जो डॉक्टर की मशवरे की बेस्ट चीज़ें इस्तेमाल की हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक एक्ने वल्गैरिस हम कहते हैं जो नॉर्मल जब सने बलूगत में बच्चा या बच्ची दाखिल होता है तो जिल्द के ऊपर एकदम एक्ने बनना शुरू हो जाते हैं और बच्चे आमतौर पर उस उम्र के हिस्से में होते हैं जब वो मैट्रिक में होगा या स्कूल कॉलेज के अंदर जाना होगा, तो वो बड़ा ज़्यादा नफसियाती तौर पर बच्चा डिप्रेस हो जाता है, तो उसमें कोई एग्रेसिव ट्रीटमेंट की जरूरत होती है या खुद ही हार्मोन्स नॉर्मल होने के बाद खुद ही ठीक हो जाते हैं? नहीं, उसमें ट्रीटमेंट करना पड़ता है क्योंकि हार्मोन्स पे रहेंगे ना, प्रोग्राम रहेंगे और ये तो स्टार्ट हो गया उनका लेवल हाई होना, फिर जैसे जैसे उनकी रूटीन के दौरान ये रहेंगे इसमें ट्रीटमेंट तो करना पड़ेगा। अच्छा, ट्रीटमेंट की जरूरत होती है और आमतौर पर कितने दौरानिए के बाद ट्रीटमेंट के पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल स्किन उसकी हो जाती है? वेरी करता है कि कितना पॉसिबिलिटी के हिसाब से, नॉर्मली एवरेज 4 to 6 मंथ तो ट्रीटमेंट चाहिए होता है नहीं है ना? कितने? 4 to 6 मंथ। 4 to 6 months? जी, अगर मार्ट मतलब सीवियर फॉर्म की तरफ जा रहे तो 6 मंथ से ऊपर भी दे सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे मुल्क में रिवाज है कि लोग अक्सर अमराज के लिए डॉक्टर के पास जाने के बजाय डायरेक्ट मेडिकल स्टोर पे जाते हैं और अपना मर्ज बयान करते हैं, अपनी अलामात बताते हैं कि मुझे कोई दवाई दे दें। तो बहुत ज़्यादा कॉमन है कि स्किन के मामले में भी लोग इस तरह करते हैं कि मेडिकल स्टोर पे गए और जिताने निकले हुए हैं तो जनाब मुझे कुछ दे दें, और उसमें वो अक्सर औकात देखा गया कि बहुत हैवी स्टीरॉयड की क्रीमें देते हैं। तो आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, इस तरह के बिगड़े हुए पेशेंट फिर आते हैं आपके पास? जी, ऐसे पेशेंट काफ़ी आते हैं, मोस्टली कुछ लोग मानते भी नहीं हम कुछ यूज़ किया है, कुछ मान भी लेते हैं, तो इससे फिर वक्ती तो शॉर्ट टर्म तो रिलीफ मिल जाता है कि फुल लगान थोड़ा सिम्टम बेहतर हो जाते हैं, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म नुकसान होता है कि पिगमेंटेशन हो जाती है, स्कारिंग हो जाती है, फिर वो इतना नहीं प्रोलॉन्ग करना पड़ता है इस केस में, इनको निशानों के लिए स्कारिंग के लिए भी प्रोलॉन्ग चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो आपकी गुफ्तगू से डॉक्टर का जो नतीजा हम निकाल सकते हैं वो ये है कि एक तो नाज़रीन, जिसने डॉक्टर फारूक ने कहा कि ये जो आपको सोशल मीडिया के ऊपर कंपनियों के इश्तिहार नज़र आते हैं, उस के इश्तिहार नज़र आते हैं जो एक्नी को ख़त्म करने का दावा कर रहे होते हैं, तो एक तो उनको इस्तेमाल ना करें,
उसकी वजह ये है कि उन मसनूआत में पता नहीं क्या कौन से केमिकल्स इस्तेमाल हुए हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर केमिकल्स ठीक भी हों तो शायद वो आपकी जल्द के लिए मुनासिब ना हो। और दूसरा मशवरा जो डॉक्टर फारूक दे रहे हैं वो ये है कि जनाब मेडिकल स्टोर पे जाकर खुद से अपनी जल्द दिखाकर दवाई लेने से बिल्कुल परहेज़ करें, क्योंकि उसमें आपको स्टीरॉइड्स वगैरह भी दिए जा सकते हैं और ऐसी गलत किस्म की मेडिकल स्टोर वाले अद्वियात दे सकते हैं जिससे आपकी स्किन को फ़ायदे के बजाय नुकसान हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि जो एक्ने के हवाले से हमारी यंग जनरेशन है, आपने कहा 15 से 35 साल के बाद में एक्ने ज़्यादा हो रहा होता है, तो उनको एक्ने की प्रिवेंशन और अगर हो गया तो उसके इलाज के ऊपर क्या आप एक मैसेज देना चाहेंगे? स्किन केयर की पहले बेसिक लेवल स्किन केयर करनी होती है कि डॉक्टर के मशवरे के हिसाब से अपनी बॉडी स्किन के लिहाज से आप फेस वॉश यूज़ करें रेगुलर बार को 2 टाइम। फिर उसके अलावा आप स्किन को मॉइस्चराइज रखें और लोशन वगैरह यूज़ करें, मॉइस्चराइजिंग सीरम यूज़ करें अपनी स्किन के हिसाब से, और पानी ज़्यादा पिए और धूप में जाने से पहले स्किन के हिसाब से सनब्लॉक यूज़ करें और अपना हेल्दी डाइट रखें, जिसमें डाइट ज़्यादा ना हो, अच्छी खुराक लें और कोई स्ट्रेस फैक्टर है तो उसको सॉल्व करें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो कहा जाता है कि जो दूध और दूध से बनी हुई जो मसनूआत हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें आइसक्रीम आ जाती है, पनीर आ जाती है और दूध ज़्यादा खुद भी आ जाता है, तो इस तरह की चीज़ों से भी एक्ने ज़्यादा हो सकता है? जी, इन चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा एक्ने होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ऐसे मरीज जिनमें एक्ने है उनको थोड़ा सा- दूध दही से भी परहेज करना चाहिए? नहीं, दही में से हम कहते हैं कि उसमें प्रोबायोटिक होता है, दही बगैर चीनी के उसका दही यानी कि ठीक है, दही बेहतर है। दूध हो गया, पनीर हो गया, जी, मक्खन हो गया डेयरी प्रोडक्ट्स भी ऐसे सारे। और देसी घी हो गया, इन चीज़ों से परहेज करना चाहिए। आखिर में नाज़रीन, मैं डॉक्टर मोहम्मद फारूक खान का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि एक्ने जैसे आम जल्दी बीमारी के ऊपर इन्होंने इतनी अच्छी मुफीद मालूमात आप तक पहुँचाई। अगले प्रोग्राम तक के लिए डॉक्टर आमिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।